हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के तुलनात्मक विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि और नैदानिक विधि। ये सब पर क्या पूछेगा, तो ये सब पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछ सकता है कि ये सब पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो इस विधि में जो प्राणी का जो व्यवहार है, प्राणी का जो बिहेवियर है, उसको क्या किया जाता है, तो उससे संबंधित समानताओं और असमानताओं का क्या किया जाता है, तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहार की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहार की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना, लड़के लड़कियों के व्यवहारों की तुलना आदि दो समूहों के व्यवहारों की समानता तथा असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। प्रायः विभिन्न पशुओं के ऊपर प्रयोग करके व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है तथा फिर भी उन सिद्धांतों की उपयुक्तता मनुष्य के ऊपर देखी जाती है। उदाहरण के लिए लेते हैं, सीखने के लगभग सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रारंभ में पशुओं के ऊपर प्रयोग करके किया गया था। बाद में मानव जाति के ऊपर इनकी उपयोगिता ज्ञात की गई। पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहार से तुलना करके मानव व्यवहार को समझाने का प्रयास करने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है, यानी कंपेयरिंग मेथड कहा जाता है इसको। उसके बाद है तुलनात्मक विधि के कुछ विशेषताएं हैं। तुलनात्मक विधि का कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तुलनात्मक विधि जिन प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता है, उन प्रयोगों को पशु पक्षियों के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित की यह एकमात्र विधि है। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझाना क्या हो जाता है, तो समझाना सरल हो जाता है, यानी इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद इससे कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष इसका है, इसका लिमिटेशन है, यानी इस विधि के जो सीमाएं हैं निम्नलिखित है। मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक गठन, वंशानुक्रम हो गया तथा परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजाति पर प्रयोग करते समय पर्याप्त सावधानी क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी दूसरे प्रजाति पर यह सूट नहीं करता है। तो ये इसका सीमाएं हैं। उसके बाद है मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी साइको एनालिटिक मेथड। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है उसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने किए थे। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन ही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन वास्तव में होता है क्या, तो अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं भावनाओं को पुंज होता है। क्या होता है, तो दमित इच्छाओं भावनाओं का क्या होता है, तो पुंज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही इन अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं से प्रभावित हो रहता है। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है, मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है यानी मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन तथा अचेतन मन का क्या किया जाता है, तो अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। जिस इन अतृप्त इच्छाओं का परिष्कार अथवा मांगितकरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सके। स्पष्ट है कि यह विधि असामान्य असमान व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की असमानता का निदान करने के लिए प्रयुक्त
की जाती है। अचेतन में निहित व्यक्ति का अतिरिक्त इच्छाओं को जानने के लिए शब्द, साहचर्य, स्वविश्लेषण, मसी लक्ष्य जैसे विभिन्न प्रक्षेपीय तकनीक का किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है इसका विशेषताएं। मनोविश्लेषणात्मक विधि की कुछ विशेषताएं हैं, यानी इस विधि में व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? तो इस विधि का जो प्रमुख जो विशेषता है वह हो जाएगा, इस विधि में व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों का ही क्या होता है? दोनों का ही ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद हो गया व्यक्ति की भावनाओं, ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विचारों का निदान करना। इस विधि के प्रयोग से ही क्या होता है? तो इस विधि के प्रयोग से ही संभव हो पाता है। इस विधि में व्यक्ति अपने मन की बातों को छिपा नहीं पाता है, ये भी इसका प्रमुख कारण हो जाएगा, यानी प्रमुख विशेषता हो जाएगा। उसके बाद कुछ इसके सीमाएं हैं, यानी इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। जो इस विधि है उसका प्रयोग कौन कर सकते हैं? तो केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। इस विधि के प्रयोग में धन एवं समय अधिक लगता है। इस विधि में व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों ही अत्यधिक धैर्य से कार्य करना होता है। जब कभी कभी असंभव हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है? जो कि कभी कभी असंभव हो जाता है। व्यक्ति के मन में छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि का प्रयोग करने में क्या होता है? तो सहयोग नहीं देते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है नैदानिक विधि। चलिए, नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग है जो किस लिए किया जाता है? तो नैदानिक विधि का जो प्रयोग है व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, यानी यह एक व्यक्तिगत विधि है। क्या है? तो नैदानिक विधि है जो यह एक व्यक्तिगत विधि है। इस विधि तथा इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाले कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। यह विधि शिक्षा संबंधित समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी होता है, जैसे पिछड़े बालकों की कठिनाइयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों की शैक्षिक सफलता को जानना। उसके बाद हो जाएगा अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के कारणों का जानना, क्यों अपराधी है, मतलब किसके कारण ये बन गया, इसके प्रवृत्ति को जानना। हकलाने वाले बच्चों को हकलाने के कारण को जानना कि किस कारण से हकला रहा है, जैसे होता है कि हाइजिटेशन के कारण हकलाता है, तो उसके कारण को जानना। ऐसे बालकों या व्यक्तियों की मनोदशा का गहन अध्ययन करने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने तथा उनके व्यवहार के कारणों को समझने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक विधि द्वारा व्यक्ति के जटिल तथा अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उसे क्या किया जाता है? तो उसे उपचारात्मक क्या होता है? तो उपाय बताया जाता है। अब इसमें नैदानिक विधि का कुछ विशेषताएं हैं। उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व समस्या ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग करना उचित होता है। बालक के शैक्षिक समस्याओं को समाधान करने में निदानात्मक विधि का अत्यंत क्या होता है? तो अत्यंत है जो उपयोगी सिद्ध होता है। उसके बाद इसके कुछ सीमाएं हैं नैदानिक विधि के। इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। यह विधि समय, श्रम तथा धन की दृष्टि से क्या है? तो अधिक व्यय साध्य है, यानी इसमें बहुत अधिक खर्चा होती है। तो ये था आपका नैदानिक विधि। इसमें 3 विधि के बारे में आप लोग जान गए। इस तीनों विधि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आपको कह सकता है, तो आई होप कि आप लोग कर लीजिएगा।